हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मोलार कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बारे में और कोलराश लॉ का इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट और कोलराश लॉ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोलराश लॉ को क्यों आना पड़ा, उसकी क्या ज़रूरत पड़ी, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है मोलार कंडक्टिविटी। देखो, आप कंडक्टिविटी, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, ये छोटी छोटी टर्म्स है वो पढ़ के आए हो, और ये मतलब बेसिक टर्म्स है जो कि आपने 12th क्लास यानी इस चैप्टर से पहले आपने बहुत बार पढ़ी होगी। रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, ज्यादा से ज्यादा आपके लिए कंडक्टिविटी कापा एक न्यू टर्म रहा होगा, बाकी आपके लिए सब पुराने मतलब आप पढ़ चुके हो। अब है हमारा मोलार कंडक्टिविटी। सबसे पहले तो मोलार कंडक्टिविटी का सिंबल होता है ये। मोलार कंडक्टिविटी हमें समझाता है क्या है। देखो, हमने मान लो कि एक बीकर लिया और इस बीकर के अंदर हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कोई सा भी हो सकता है। अब इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर मान लो ये हमने रॉड डिप कर रखी है, ये हमने रॉड डिप कर रखी है। अब मैं इस पूरे सॉल्यूशन के अंदर आपसे पूछ लूं कि कितनी रेजिस्टेंस क्रिएट हो रही है, कितनी रुकावट क्रिएट हो रही है आयंस के फ्लो में, आयंस के फ्लो में कितनी रेजिस्टेंस क्रिएट हो रही है, कितना हिंड्रेंस हो रहा है, तो आप बोलो, आप इसको मेजर करके बता दो कि हाँ इतनी रेजिस्टेंस है। अगर मैं पूरे सॉल्यूशन की पूछूं कि इसमें कितने इजीली आयंस फ्लो कर रहे हैं, तो आप कंडक्टेंस बता दोगे, मतलब आप आर बता दोगे, जी बता दोगे। अगर मैं आपसे एक स्पेसिफिक एरिया, जैसे मान लो कि सिर्फ ये इतना एक क्यूबिकल, सेंटीमीटर क्यूबिकल एरिया में, इस एरिया में पूछूं कि बताओ कितनी रुकावट क्रिएट हो रही है, तो आप टर्म का यूज करते हो रेजिस्टिविटी। इसकी हमने ऐसा यूनिट, इसका फॉर्मूला सब कुछ देखा था। उसके बाद इतने से एरिया के अंदर मैं आपसे पूछूं कि कितनी इजीली आयंस फ्लो कर रहे हैं, तो आप क्या बताओगे? कापा। हम कापा के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन यहां तक हम पूरे सॉल्यूशन में या फिर एक इतने से सॉल्यूशन की बात कर रहे थे। अब मोलार कंडक्टिविटी क्या समझाता है? मोलार कंडक्टिविटी ये कहता है कि मान लो आपने एक इलेक्ट्रोलाइटिक एक बीकर लिया, उसके अंदर सॉल्यूशन डाला और 1 मोल सॉल्यूशन लिया, यानी कि 1 मोल सॉल्यूशन के अंदर अब इस स्पेसिफिक एरिया के अंदर आपको बताना है कि आपकी कंडक्टिविटी कितनी है। इस स्पेसिफिक एरिया के अंदर आपको बताना है कि जो आपके आयंस है वो कितनी इजीली फ्लो कर रहे हैं। अच्छा, अब बच्चों को जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, पता है वो क्या है? वो ये है कि जैसे मान लो कि आप लैब में गई, आपने लैब में बिकर लिया, बिकर के अंदर मान लो आपने CuSO4 सॉल्यूशन डाल दिया, आपने रोड ली, ठीक है, रोड उस सॉल्यूशन के अंदर डिप करी, फिर उसको बैटरी से कनेक्ट किया। अब आप जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है, ऑब्जर्वेशन कर रहे हो कि क्या क्या हो रहा है। लेकिन अब उस हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं, कंडक्टेंस की करते हैं, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी। अब हम 2 न्यू टर्म के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये हम निकालते कैसे हैं कि अब इतने से स्पेसिफिक एरिया के अंदर बताओ कंडक्टिविटी कितनी है, पूरे सॉल्यूशन में बताओ कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस कितना है। तो ये हमें पता कैसे चलता है कि इतना रेजिस्टेंस है, इतना कंडक्टेंस है? मतलब फॉर्मूला तो हमारे पास है, जैसे कि R इज इक्वल रो एल अपॉन ए, ठीक है, और इसका रेसिप्रोकल वगैरह करवा के हम रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी सब कुछ निकाल लेते हैं। लेकिन हमें मतलब कैसे समझेंगे हम कि सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास इस पर्टिकुलर एरिया में हमारी इतनी रेजिस्टिविटी, इतनी कंडक्टिविटी है, पूरे सॉल्यूशन की इतने रेजिस्टेंस, इतना कंडक्टेंस है। समझ रहे हो मेरी बात? उसके लिए ऐसा बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। जैसे आपके क्लास 12 फिजिक्स में आएगा व्हीटस्टोन ब्रिज। मे भी कैंसिल टॉपिक हो सकता है, लेकिन व्हीटस्टोन ब्रिज का आप यूज करके जब आप इस पूरे सॉल्यूशन में व्हीटस्टोन ब्रिज को यूज करोगे, यहाँ पे जब लगाओगे, जैसे गैल्वेनोमीटर होता है, एमीटर होता है, एमीटर करंट के बारे में बताता है, गैल्वेनोमीटर अपना अपना काम करता है। वैसे व्हीटस्टोन ब्रिज क्या करता है, जब हम इसको इसके अंदर लगाएंगे तो वो हमें रेजिस्टेंस मेजर करके दे देगा। क्या करेगा? रेजिस्टेंस मेजर करके दे देगा। और भी ऐसे काफी हमारे लैब के अंदर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिससे हम ये चीज मेजर कर सकते हैं। आई चीज समझ? अच्छा, तो अब बात आती है कि मोलार कंडक्टिविटी क्या कहते हैं। मोलार कंडक्टिविटी का मतलब है कि मोलार कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन की मोलार कंडक्टिविटी एट डाइल्यूशन is the conductance of all ion produced from the 1 mole of the electrolyte dissolved in 1 centimeter area of the solution, सेंटीमीटर क्यूब। तो अब तो मैंने थ्योरी तो पढ़ दी, लेकिन हमें पता भी तो होना चाहिए कि इस थ्योरी का मतलब क्या है। हमने एक सॉल्यूशन लिया और उस सॉल्यूशन के अंदर हमने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का, यानी एक स्पेसिफिक एरिया का, इस एक 1 सेंटीमीटर क्यूब एरिया में हमें बताना, इस 1 सेंटीमीटर क्यूब एरिया के अंदर हमें बताना है मोलार कंडक्टिविटी। अब मोलार कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होगा? मोलार कंडक्टिविटी इज इक्वल कापा मल्टीप्लाई 1000 अपॉन में मोलरिटी। ये इसका फॉर्मूला है कि कापा मल्टीप्लाई, अब कापा क्या है? कंडक्टिविटी,
कापा क्या कंडक्टिविटी, तो मोलार कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई 1000 अपॉन में डिवाइडेड बाय मोलरिटी। अब इस फॉर्मूले का आपके एनसीईआरटी में कोई डेरिवेशन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देना चाहूंगी क्योंकि बच्चों के मन में आता है कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से, तो चलिए मैं बता देती हूँ फॉर्मूला कहाँ से आया। बट एक बार आप इसको फिर से समझ लो, हमने पूरा सॉल्यूशन लिया और उस सॉल्यूशन को हमने डाइल्यूट किया, उसकी कंडक्टेंस देखी। अब वो लाइंस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व है, आपने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व किया है। इस 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व करने के लिए एक मोल इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व किया, इसलिए उसका नाम हो गया मोलार, मोलार कंडक्टिविटी। अब इतने से एरिया में आपको कंडक्टिविटी बतानी है। अच्छा ठीक है, अब बात आती है कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, चलो वो देखते हैं। फॉर्मूला कहाँ से आया, जैसे आप ऐसा समझो कि हमने 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर हमने क्या देखा, 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर हमारा कापा इतना है, हमारा इतना कंडक्टिविटी हमारी। तो अगर मैं पूछूं कि वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब के अंदर आपका कापा कितना होगा, तो आप क्या करोगे, सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पे वॉल्यूम को उधर मल्टीप्लाई में भेज दोगे, मल्टीप्लाई में भेज दोगे वॉल्यूम को। अब वॉल्यूम हमें सेंटीमीटर क्यूब के अंदर यानी इतने वॉल्यूम में, जैसे पूरा सॉल्यूशन था और उस इतने वॉल्यूम क्यूब में हमें बताना था हमारी रेजिस्टिविटी या कंडक्टिविटी। ठीक है, तो अब मैं वॉल्यूम को जब हमें सेंटीमीटर क्यूब में दे रहे मैं लीटर में कन्वर्ट करूंगी, तो मैं वॉल्यूम को 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। और पहली बात तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम। अब ये नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम, वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दूं 1000 से, तो n इज इक्वल डिवाइडेड n मल्टीप्लाई 1000 अपॉन में v। अब इस फॉर्मूले को क्या मैं इसके अंदर पुट कर सकती हूँ, हाँ कर देते हैं। v, तो अब ये v है और यहाँ पे हमारा मोलरिटी है, तो मेरे को v को मैं यहाँ भेज दूंगी और मोलरिटी को यहाँ ले आऊंगी, तो 1000 मल्टीप्लाई अपॉन में m। तो ये हमारा कुछ इस तरीके से फॉर्मूला बन जाएगा। आई बात समझ, एज स्टॉप आपको समझ आया होगा। सो नेक्स्ट है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है, इसको समझो। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में इसमें हमने लिया था 1 मोल आयन प्रोड्यूस कर रहे थे, इसमें हम लेंगे फ्रॉम 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इन वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। आपने एक सॉल्यूशन लिया, उसके अंदर भी आपको कंडक्टिविटी चेक करनी है, वो भी एक स्पेसिफिक एरिया की, एक वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब एरिया की। और इस वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब एरिया में आपको बताना है कि आपने 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट लिए। अब आप उस पूरे सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी निकालो, तो 1 ग्राम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर कापा मल्टीप्लाई 1000 बाय n। अब यहाँ पे आप क्या करते हो, n से डिवाइड कर देते हो। n क्या नॉर्मलिटी है, आप छोटा सा डेरिवेशन है उतारना चाहते हो तो उतार सकते हो। नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नॉर्मलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन में वॉल्यूम, कुछ ये फॉर्मूला होता है हमारा। अब अगर मैं आपको इनकी यूनिट्स बताना चाहूंगी तो आप कैसे समझोगे, चलो देखते हैं। मोलार कंडक्टिविटी समझ आ गया, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी समझना बहुत इजी हो जाएगा, बस इक्विवेलेंट का सिंबल ये रहेगा। अब मोलार कंडक्टिविटी जैसे मान लो कि मैं आपको समझाना चाहती हूँ, इसके ऐसा यूनिट फॉर्मूला कापा मल्टीप्लाई 1000 बाय मोलारिटी। अब देखो कापा की ऐसा यूनिट क्या होती है, कापा की हमारी ऐसा यूनिट होती है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। चाहे साइमन बोल दो, चाहे ओम बोल दो, चाहे महो बोल दो, मान लो आप साइमन सेंटीमीटर इनवर्स ले लो। 1000 तो कांस्टेंट टर्म है, इसकी कुछ होगी नहीं, सेंटीमीटर इनवर्स है, ठीक है। और मोलरिटी की यूनिट आप पढ़ के आए हो, मोलरिटी का फॉर्मूला लिख लो, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स यानी मोल्स की क्या होती है, मोल ही होती है, और वॉल्यूम अपॉन में है, यानी आप ऐसा समझो वॉल्यूम की क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम के सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगी। अब साइमन सेंटीमीटर इनवर्स और ये 3 ऊपर जाएगा, 3 एक तरीके से ऊपर जाएगा, तो हमारा प्लस का 3 ये ऐसे हो जाएगा, देखो 1 मिनट, सेंटीमीटर क्यूब 3 -3, अब ये ऊपर जाएगा तो +3 अपॉन में मोल, तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में मोल, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में मोल। ये सेम चीज है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन में इक्विवेलेंट, ये इक्विवेलेंट के लिए इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की यूनिट हो जाएगी। एक बार आप फिर से देख लो, कापा कंडक्टिविटी की आपको निकालनी सिखा रखी है 1000। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है मोल अपॉन में वॉल्यूम, यानी ये अपॉन में है,
जब रेसिप्रोकल होगा तो -3, अब ये -3 जब ऊपर जाएगा इस सेंटीमीटर के पास तो -1 + 3 और ये ऐसे करके हमारा ये कुछ इस तरीके से कुछ फॉर्मूला निकल जाएगा। आई बात समझ। अब नेक्स्ट में हम कुछ और बेसिक टर्म्स की बात करते हैं, उसके बाद हम कोलेराश लॉ पे चलेंगे। तो अब हम देखेंगे वेरिएशन ऑफ मोलार कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन, कि जब कंसंट्रेशन को बढ़ा देंगे, कम कर देंगे, तो क्या वेरिएशन देखने को मिलेगा हमें मोलार कंडक्टिविटी के साथ। अगर मोलार कंडक्टिविटी टर्म नहीं समझ में आई अब तक किसी को, तो अब अच्छे से समझ में आ जाएगी जब हम इसका वेरिएशन देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन। अच्छा, मैं आगे टॉपिक बताने से पहले आपको एक बात कहना चाहूंगी, ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपके चैप्टर है, ये आई नो थोड़ा सा, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि हार्ड है, बट थोड़ा सा कंफ्यूज क्रिएट करने वाला है। लेकिन आप शुरू से अगर दिमाग में ये बात बिठा लोगे ना कि जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ब्रांच है ये तो हार्ड है, इसमें हमें समझ में नहीं आता, हमें हर एक छोटे छोटे वर्ड में कंफ्यूजन रहता है, तो वो फिर हमेशा पूरे साल आपको ये चैप्टर टफ लगेगा। लेकिन अगर आप शुरू से सोचोगे ना कि नहीं हमें इसके बेसिस पे बहुत काम करना है, बहुत सारा पढ़ना है इसके बारे में, अगर कंफ्यूजन आ रहा है तो हम उसको 2 बार पढ़ेंगे, 2 बार में नहीं समझ तो 3 बार पढ़ेंगे, 3 बार में नहीं तो 4 बार में, तो आपको पक्का ये चैप्टर एकदम आपका वन ऑफ द मोस्ट ऑफ द फेवरेट चैप्टर बन जाना है। क्योंकि ये चैप्टर एक तो इसका वेटेज भी बहुत अच्छा है, प्लस में इसमें से 2 से 3 तो आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉ आने वाले हैं, फैराडे लॉ हो गया, कोलराश लॉ हो गया, और अब हम इस वीडियो के बाद कोलराश लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है और आपको अपने एक बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा वो। तो मेरे कहने का टोटल यही मतलब है कि आपको अपने दिमाग में ये नहीं बिठाना कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ब्रांच हार्ड है या आप समझ नहीं सकते या आपको समझ नहीं आती, ऐसा कुछ भी नहीं बिठाना। आप कर सकते हो, और एक छोटा सा भी डाउट आए ना तो वो कमेंट किया करो, आपका क्वेश्चन का आपको जरूर आंसर मिलेगा। समझ में आया। सो अब मैं आपको एनसीईआरटी में एक छोटा सा रिलेशन गिवन है आपकी बुक में, वैसे बोर्ड एग्जाम के लेवल से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट फिर भी मैं करवा देती हूँ। देखो रिलेशन क्या है, तभी मैं कहती हूँ कि जो मैं नोट्स बनवा रही हूँ और जितना मैं वीडियो में बता रही हूँ, जो मैं न्यूमेरिकल करवा रही हूँ, अगर आप उतना पढ़ लोगे तो आपको अलग से एनसीईआरटी खुल के बैठने की कोई जरूरत नहीं है, अगर आप बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो। सो रिलेशन बिटवीन मोलार एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ठीक है। नॉर्मेलिटी इज इक्वल, एन क्या है आप लिख सकते हो, एन इज इक्वल नॉर्मेलिटी, स्मॉल एन इज इक्वल एन फैक्टर और कैपिटल एम इज इक्वल मोलैरिटी। एन फैक्टर क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी, एन फैक्टर भी मैं आपको बताने वाली हूँ, बट एक बार नॉर्मेलिटी के बारे में बात करते हैं। नॉर्मेलिटी हमने कैसे निकाली थी, जैसे मान लो कि ग्राम इक्विवेलेंट के बारे में बात कर रहे थे, तो कापा मल्टीप्लाई 1000 अपॉन में नॉर्मेलिटी, और मोलार कंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या था, कापा मल्टीप्लाई 1000 बाय मोलैरिटी। अब देखो आप नॉर्मेलिटी भी निकाल सकते हो, मोलैरिटी भी निकाल सकते हो। नॉर्मेलिटी कैसे निकालोगे, कापा मल्टीप्लाई 1000, कापा मल्टीप्लाई 1000 बाय इक्विवेलेंट वेट, निकाल सकते हो। एन फैक्टर को एन फैक्टर रहने दो, मान लो आपका इसका एन फैक्टर 1 है, और मोलैरिटी कैसे निकालोगे, देखो कापा मल्टीप्लाई 1000 बाय मोलार कंडक्टेंस, ये वाला पोर्शन इससे कैंसिल हो जाएगा, मानते हो। अब क्यों ना मोलार इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को उस साइड भेज दो और मोलार कंडक्टिविटी को इस साइड ले आओ, तो आपका ये एक तरीके का रिलेशन गिवन है कि जो मोलार कंडक्टिविटी है वो हमारा इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के, प्रोडक्ट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड एन फैक्टर। अब ये एन फैक्टर क्या पता है, एन फैक्टर को समझते हैं। व्हाट इज एन फैक्टर, एन फैक्टर का वो मतलब होता है, एन फैक्टर को आप ऐसे समझ सकते हो जैसे कि मान लो 1 सेकेंड, जैसे मान लो आपको HCl गिवन है, ये कितने आयंस प्रोड्यूस कर रहा है, ये आयन प्रोड्यूस कर रहा है H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो इसका एन फैक्टर कितना हो जाएगा, इसका एन फैक्टर होगा 1। अब आप कहोगे 1 कैसे होगा, एक H आयन प्रोड्यूस कर रहा है, एक Cl कर रहा है, तो 2 होना चाहिए, नहीं लेकिन 1 होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन कितने आयन प्रोड्यूस कर रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन किस फॉर्म में प्रोड्यूस कर रहा है, एसिडिक फॉर्म में, तो ये एसिडिक फॉर्म में हाइड्रोजन कितने आयन प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। जैसे मान लो आपको फॉर्मूला H3PO3, PO3, तो आप इसको कैसे करोगे, H3P ले लो, P एक है, और H3 P,
कुछ इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर बन सकती है। और अब यहाँ पे कितने नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, 1 2 3, तो यहाँ पे भी आप n इज इक्वल 3 लिखोगे, ठीक है। तो ये होता है हमारा n फैक्टर कि कितने H प्लस आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। सो अब ये तो था कुछ बेसिक सी चीजें। अब हमारा मेन टॉपिक शुरू होता है यहाँ से, वेरिएशन ऑफ मोलार कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन। वेरिएशन ऑफ मोलार कंडक्टिविटी यानी मोलार कंडक्टिविटी में कब हमें वेरिएशन देखने को मिलेगा विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन। जैसे मान लो कि मैंने ये एक बीकर लिया और इसके अंदर मैंने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डाला है, ये मेरा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, 1 सेकेंड। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के अंदर हम क्या देख रहे थे, जैसे मान लो आपने 1 मोल, ये रोड थी और आपने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन डाला, और 1 मोल डालने के बाद जब आप ये स्पेसिफिक एरिया का देख रहे थे तो हम इसको बोल रहे थे मोलार कंडक्टेंस। आपने 1 ग्राम सॉल्यूशन डाल रहे थे, 1 ग्राम सॉल्यूशन का देख रहे थे, तब हम वहां पे कंडक्टिविटी चेक कर रहे थे, तो उसका नाम था इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे ये हमारा बीकर है और ये हमारा सॉल्यूशन है। अब इस सॉल्यूशन के अंदर हमने आयंस प्रोड्यूस कर रखे, A प्लस बी माइनस, जैसे HCl भी मान सकते हो, A प्लस बी माइनस। अब यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, एक दूसरे के साथ ज्यादा है, क्योंकि अभी तक हमारा जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा कंसंट्रेटेड है। क्या है, कंसंट्रेटेड। मान लो मैं इसके अंदर वाटर ऐड कर दूं, मैंने इसके अंदर क्या किया, पानी डालती गई, मैं इसके अंदर वाटर ऐड कर रही हूँ। अब वाटर ऐड करूंगी तो यहाँ पे ये आयंस क्या हो जाएगा, ये आयंस एक दूसरे से दूर चले जाएंगे और ये इजिली फ्लो करेंगे। जब मैंने इस सॉल्यूशन के अंदर वाटर ऐड किया तो ये आयंस एक दूसरे से दूर चले जाएंगे और ये आयंस इजीली फ्लो करने लग जाएंगे। जब आयंस इजीली फ्लो करेंगे तो कंडक्टेंस भी बढ़ेगा और कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी। मेरी बात को ध्यान से सुनते जाना। देखो यहाँ पे लिखा भी है कि कंडक्टेंस इंक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन। जब आप डाइल्यूशन बढ़ा दोगे तो आपका कंडक्टेंस भी बढ़ जाएगा। इसका रीजन ये होता है क्योंकि जब तक हमने पानी कम डाल रखा था और आपका सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड था, तो यहाँ पे इन आयंस के बीच में A प्लस और B नेगेटिव के बीच में आप ऐसा समझो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा था, आपस में एक दूसरे को सब पकड़े हुए थे। लेकिन जैसे आपने डाइल्यूट कर दिया सॉल्यूशन को, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट गया और आयंस एक दूसरे से दूर दूर अच्छे से फ्लो करने लग गए, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयन डिक्रीजेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयन के बीच का कम होता है। कब, जब आयनिक मोबिलिटी इंक्रीज होती है। अब ये आयनिक मोबिलिटी क्या होती है, आयनिक मोबिलिटी का मतलब होता है मोशन, किसका, आयंस का मोशन। अब आयंस का मोशन बहुत अच्छे से होने लग जाएगा तो आयंस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो कम ही हो जाएगी ना, और ये कब होगी, लीडिंग टू इंक्रीज इन ईज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस, हेंस कंडक्टेंस इंक्रीजेस। ये डाइल्यूशन की वजह से ही होती है। अब अगर आप मोलार कंडक्टेंस को देखना चाहते हो कि मोलार कंडक्टेंस बढ़ेगी जब आपकी मोलरिटी कम हो जाए, सो वॉल्यूम इंक्रीजेस। अब इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जो आपका मोलार कंडक्टेंस है वो आपका बढ़ेगा कब, जब आपकी मोलरिटी कम होगी और वॉल्यूम आपका बढ़ेगा। इसका क्या मतलब है, पहले तो मोलार कंडक्टेंस का फॉर्मूला लिख लेते हैं, kappa मल्टीप्लाई 1000 बाय मोलरिटी। तो अब इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि हमारा मोलार कंडक्टेंस और मोलरिटी हमारे एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि मोलरिटी बढ़ेगी तो मोलार कंडक्टेंस कम, और मोलार कंडक्टेंस बढ़ेगा तो मोलरिटी कम। लेकिन ये रिलेशन है क्यों इनके बीच में, इस रिलेशन का मतलब है मोलरिटी का फॉर्मूला, यानी नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम। अब इसका क्या मतलब हुआ, यानी मोलरिटी आपकी कम होगी तो आपका मोलार कंडक्टेंस बढ़ेगा। अब मोलरिटी कम कब होगी, अब मोलरिटी का भी एक रिलेशन है, जब मोलरिटी बढ़ेगी तो नंबर ऑफ आपका वॉल्यूम कम होगा। अब मान लो हमने हमारे सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया, हमने उसमें बहुत सारा वाटर ऐड कर दिया, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बहुत सारा वॉल्यूम ऐड करने से वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलरिटी कम हो जाएगी, जब मोलरिटी कम होगी तो आपका मोलार कंडक्टेंस भी बढ़ जाएगा। अब आप देख सकते हो कि मोलार कंडक्टेंस इंक्रीजेस एज मोलरिटी डिक्रीजेस, सो वॉल्यूम इंक्रीज। ये सेम चीज इक्विवेलेंट के साथ होती है, इक्विवेलेंट इंक्रीजेस, नॉर्मलिटी डिक्रीजेस एंड वॉल्यूम इंक्रीजेस। अब नॉर्मलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन में वॉल्यूम। आपने जैसे ही सॉल्यूशन को डाइल्यूट किया, वॉल्यूम बढ़ गया तो ग्राम इक्विवेलेंट अपने आप, जैसे आपने डाइल्यूट किया सॉल्यूशन को, वॉल्यूम बढ़ गया तो नॉर्मलिटी कम। आई बात समझ। सो ये था हमारा कुछ मैन टर्म। अच्छा, अब इसके बाद हमारी एक ग्राफिकल मेथड रह जाता है, मैं वो बताना चाहूंगी। एज स्टॉप आपको यहाँ तक तो क्लियर हुआ ही होगा, ठीक है। अब यहाँ तक
जिसको समझ आ गया उसके बाद कोलराश लॉ के अंदर एंट्री करना बहुत इजी हो जाएगा। कोलराश लॉ क्या कहता है देखो, हालांकि मैं इस वीडियो में कोलराश लॉ के बारे में नहीं बताने वाली हूँ, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज तो दे दूंगी। जैसे मान लो कि हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं रूट सी। अब ये रूट सी क्या है? रूट सी है हमारी कंसंट्रेशन। जब मैं लेफ्ट टू राइट मूव कर रही हूँ, जैसे मैं यहाँ से यहाँ की तरफ, ये ओरिजिन 0, जब मैं इस ओरिजिन से लेके यहाँ की तरफ मूव कर रही हूँ तो हमारी कंसंट्रेशन बढ़ रही है। और जब मैं इस पॉइंट से यहाँ की तरफ मूव कर रही हूँ, मतलब इधर से इधर की तरफ मूव कर रही हूँ, तो वो हमारा डाइल्यूशन बढ़ रहा है। ये चीज समझ लो, एक दूसरे के उल्टे है, बैकवर्ड हो रहा है यहाँ पे। और मैंने कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन के बीच में आपका ग्राफ प्लॉट कर रही हूँ मैं, ठीक है। अब इसमें अब हम क्या देखते आ रहे हैं कि जब आप कंसंट्रेशन बढ़ा दोगे तो मोलार कंडक्टिविटी कम हो जाएगी, डाइल्यूशन बढ़ाओगे तो मोलार कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी। मोलार कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन। और इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपको थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज होना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट होते हैं आपके दो तरीके के, एक होता है स्ट्रॉन्ग, एक होता है वीक। स्ट्रॉन्ग वो होता है जो पूरी तरीके से अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है, और वीक वो होता है डू नॉट डिसोसिएट कंप्लीटली, do not dissociated completely। फॉर एग्जाम्पल एसिटिक एसिड, और इसमें आप एग्जाम्पल ले सकते हो HCl, KCl एक्सेट्रा, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, मान लो कि अब मैं यहाँ पे आ रही हूँ तो कंसंट्रेशन बढ़ रही है, लेकिन मैं यहाँ पे जाऊंगा तो डाइल्यूशन बढ़ेगा, बढ़ेगा ना, इतना मान लो। अब जब मैं यहाँ पे इधर की तरफ मूव कर रही हूँ, तो मैंने जैसे मान लो इस पॉइंट से लेके जैसे जैसे मैं यहाँ जाऊंगी, जैसे जैसे मैं राइट टू लेफ्ट की तरफ मूव करूंगी, वन सेकेंड, थोड़ा अच्छा से नहीं बन रहा, वन सेकेंड। जब मैं कंटिन्यूअसली हमारे सॉल्यूशन को डाइल्यूट किए जा रही हूँ, डाइल्यूट करूंगी तो जो आयंस है उनका फ्लो बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। और डाइल्यूट करने से ये जो हमारा एक तरीके से ग्राफ है, ये इस लाइन को टच कर जाएगा। इस लाइन को टच कर जाने से यानी कि अब हमारा जो पूरा सॉल्यूशन है वो जीरो हो गया, मतलब हमारी कंसंट्रेशन जीरो, कंसंट्रेशन तो ऐसे इधर जाने पे बढ़ रही है, इधर आने पे डाइल्यूशन बढ़ रहा है, तो डाइल्यूशन हमारा एकदम जीरो हो गया। हम पानी डालते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं, जैसे मान लो आपके पास ये बिकर है और इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया है, और इसमें क्या है, आयंस आपके इजीली फ्लो कर रहे हैं। कब कर रहे हैं? जब आप पानी डाले जा रहे हो, पानी डाले जा रहे हो, क्या डाल रहे हो? वाटर, पानी डाले जा रहे हो। अब इस जीरो का मतलब है, यानी 1 मिनट, ये डाइल्यूशन के बीच में नहीं होता, मैंने गलती से डाइल्यूट लिख दिया, आपका यहाँ पे वो मोलार कंडक्टेंस। अब आपका इस जीरो पॉइंट पे मतलब है कि यानी आपने बहुत ज्यादा पानी डाल दिया, एकदम आपका जो आपका सॉल्यूशन है वो जीरो पे आ गया, यानी मोलार कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। आप लिख सकते हो मोलार कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब आपने पानी बहुत ज्यादा डाल दिया, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे है आपका। आई बात समझ, यहाँ तक एज स्टॉप क्लियर होगा। अब ये इस लाइन पे टच कर गया, यानी ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? क्रॉस कर रहे हैं, एक दूसरे को कट कर रहे हैं, एक दूसरे को कट कर रहे हैं, यानी जो स्ट्रॉन्ग, ये चीज है हमारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। मैं ऐसे लिख रही हूँ, फॉर एग्जांपल कैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपको एनसीईआरटी में ये ग्राफ मिल भी जाएगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी, इंपॉर्टेंट लगा लो इस पे, बहुत ज्यादा जरूरी है। ये आपस में मिल जाएगा, एक दूसरे को कट कर देगा, यानी यहाँ पे आयंस कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहे हैं। लेकिन अब अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए बात करूं, तो ये वो मैं धीरे धीरे क्या कर रही हूँ, डाइल्यूट कर रही हूँ हमारे सॉल्यूशन को, लेकिन ये ग्राफ इस लाइन से टच नहीं होगा और ये ऐसे स्ट्रेट पास आउट हो जाएगा। अब आप इन दोनों लाइंस को कितने ही बढ़ाते जाओ, लेकिन ये कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। मैथ्स में पढ़ के आए हो ना, जो लाइन्स इंटरसेक्ट नहीं करती वगैरह वगैरह, सो ये लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। इसका मतलब क्या है? ये है वीक इलेक्ट्रोलाइट, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट, इसका मतलब ये है, यानी जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो अपने आयंस में कंप्लीटली डिसोसिएटेड नहीं हो पा रहा है बॉस। और ये अब स्ट्रॉन्ग तो समझा दिया था, अब इस वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आए थे हमारे कोलराश लोग, हमारे कोलराश साहब, जिसने ये पूरा समझाया वीक इलेक्ट्रोलाइट के बारे में, वीक इलेक्ट्रोलाइट के डाइल्यूशन के बारे में। लेकिन जब आपको ये वाला सिंबल मिले तो आप समझ जाना
मोलार कंडक्टेंस एट इन्फानाइट डाइल्यूशन की बात हो रही है, यानी आप सॉल्यूशन के अंदर आप खूब सारा पानी डाले जा रहे हो, खूब सारा आपने पानी डाल दिया, ठीक है। तो आज स्टॉप, ये जितना भी मैंने कंसेप्ट लिखा आपको समझ आया होगा, सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे कोलराश लॉ के बारे में। कोलराश लॉ के बाद हमारा मतलब अभी हमारा चैप्टर बचा था, काफ़ी बचा है, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ कवर हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच। इसी तरीके से पढ़ते रहिए। कोई भी डाउट हो, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा, आप कमेंट कर सकते हो। उस कमेंट का आपको जरूर रिप्लाई मिलेगा। सो थैंक यू सो मच।